तो सुप्रभात बच्चों। आज हम रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित पाठ नमक का जो बाकी हिस्सा है, जो बाकी रह गया था, उसको पढ़ेंगे। लगभग आधा हिस्सा है, आधा हम पढ़ चुके हैं। वह बताती है कि किस प्रकार से वह पाकिस्तान जाती है, लाहौर, और उसके पड़ोस में रहने वाली एक सिख बीबी जब कीर्तन के समय उसको देखती हैं और उन्हें पता चलता कि वह लाहौर जाने वाली है, तो उससे लाहौर भी, इसलिए वो आदेश कीजिए, जो भी आप कहेंगे मैं वह लाहौर से लेकर के आऊंगी। तो वह लाहौरी नमक के लिए कहती कि अगर ला सको तो मेरे लिए लाहौरी नमक ला देना। और इस प्रकार से सिख बीबी और सफिया के बीच में एक अलग किस्म का रिश्ता बन गया, जो आमतौर पर एक माँ बेटी का रिश्ता होता है। यही वजह है कि जब वह पाकिस्तान जाती है तो उसके दिमाग में एक ही चीज चली रहती है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी माँ के लिए वह लाहौर का नमक ले जाएगी। और इस प्रकार से वह हर तरीके का प्रयास करती है। हालांकि उसका भाई जो कि कस्टम ऑफिसर है, और वह बार बार उनको चेतावनी देता है कि नमक यहाँ से ले जाना है गैर कानूनी है। यहाँ तक कि वो कहीं उसमें व्यंग भी मारता है, कटाक्ष भी करता है कि आप लोगों के हिस्से में तो बहुत सारा नमक आया है। लेकिन लेखिका कहीं न कहीं चिढ़ जाती है और खींच जाती है कि मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो माँ ने मंगाया इसलिए मुझे ले जाना है, चाहे जैसे भी ले जाना है। तो उसका भाई भी हैरान होता है कि वह माँ जो बंटवारे से पहले ही गुजर चुकी थी ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। बड़ी बहन है, वो अदब करता है, प्यार करता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा सोचे, लेकिन यह गैर कानूनी होगा और यह ले जाना मुश्किल होगा। लेकिन सफिया एक बार ठान लेती है तो ठान लेती है, और वह नमक ले जाने का प्रयास करने जाती है। तो शुरू में तो उसने रात में, जब उसकी नींद मतलब उसका हाथ जब कीनुओं की टोकरी पर लगा, तो वो उठी और उसने नमक की पुड़िया कीनुओं के नीचे छुपा दिया। लेकिन बाद में जब वह पहुंचती है तो स्टेशन पर, जहां से ट्रेन पकड़नी है, तो उसके मन में आ जाता है कि यह मोहब्बत का तोहफा है, इसलिए इसे वह चोरी से नहीं ले जाएगी, वह कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जहां आसानी से चेक किया। जबकि वो चाहती तो कीनों के नीचे रहने देती, वहां कोई चेक नहीं होना था, क्योंकि उसने आते जाते देखा था कि फलों की टोकरियों की जांच नहीं होती थी। तो वो चाहती तो ले आती, लेकिन उसके मन में एक ही बात है कि यह मोहब्बत का तोहफा है, इसलिए वह छुपा करके नहीं ले जाएगी। और उसने हैंडबैग में रख लिया। जब वह पहुंचती है कस्टम के पास, तो वह एक पुलिस अफसर को, जो वर्दी तो पहने हैं मगर उन पर कुछ खास जच नहीं रही है, उससे हिचकिचा कर बोलती कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भर कर उसे गौर से देखा और बोले, फरमाइए, फरमाइए, यानी कहिए क्या कहना है। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी, और सफिया ने पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो तपाक से बोले कि मेरा वतन दिल्ली है। देखिए, उर्दू में दिल्ली बोलते हैं और इसी का बिगड़ा हुआ रूप है अंग्रेजी में दिल्ली, और हिंदी में दिल्ली हो गया है। तो इस प्रकार से दिल्ली, दिल्ली होता है चौखट। तो कभी इस जगह को भारत की चौखट माना जाता था, इसीलिए इसको राजधानी बनाया गया है बाद में, और आज तक यह भारत की राजधानी है। तो दिल्ली जो उर्दू में शब्द होता है उसका अर्थ होता है चौखट। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप जो है अंग्रेजी में, वो हो जाता है दिल्ली, क्योंकि उनको दिल्ली नहीं बोलना आता है, तो उन्होंने इसको दिल्ली बोला है। और हिंदी में और बिगड़ा और वह दिल्ली हो गया। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो अंग्रेजी के दिल्ली दिल्ली नहीं बोल सकते, दिल्ली, ओह ये गलत हो गया, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया। तो इस प्रकार से दिल्ली, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली, जो अंग्रेजी में, ये क्या हो रहा है गलत।
तो दहली का अर्थ होता है चौखट। ठीक है बच्चों। तो वो कहता है कि मेरा वतन, जबकि अब देखिए वह पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति है, तो वो क्यों कह रहा है कि उसका वतन दिल्ली है? वजह साफ है, क्योंकि वह जो है दिल्ली को अपना वतन इसलिए मानता है क्योंकि उसका जन्म दिल्ली में हुआ है, इसलिए वह दिल्ली को अपना वतन मानता है। और आज वह पाकिस्तान में रहता है, उसके बावजूद भी उसके मन में दिल्ली के प्रति वही प्रेम है जो जन्म के समय में था। तो और लेखिका से पूछता है, तो लेखिका कहती है कि उसका वह लखनऊ की रहने वाली है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। और वो पूछती है कि शायद इधर आए हुए आपको बहुत समय हो गया, बोलती हाँ। वो बोलता है कि हाँ बहुत समय हो गया, बंटवारे के समय आए थे, लेकिन आज भी उनका वतन दहली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी। देखिए उसने पहले ही कहा था कि वह चुरा के नहीं ले जाएगी, बल्कि जता के बता के ले जाएगी। उनके सामने रख दी और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया, जो बात उसने सोची थी। कीर्तन में के समय में क्या हुआ, सिख बीबी को देख करके उसके मन में क्या भावनाएं उठी, वो क्यों उनको अपनी माँ समझने लग गई, ये सारी बातें उसने बताई। तो इससे क्या होता कि वह व्यक्ति जो कस्टम ऑफिसर है, वो अंदर से कहीं ना कहीं वो भावनात्मक तौर पर उसका भी भारत से लगाव है। यही वजह है कि वो पुड़िया को उनको वापस कर देता है और कहता है कि यह मोहब्बत का पैगाम है, और ये कस्टम से ऐसे गुजर जाएगा कि कानून हैरान रह जाएगा। और इस प्रकार से सफिया के बैग में खुद अपने हाथों से उसने डाल दिया। और चलते चलते वो कहने लगा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। जामा मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से आती है। और कहता है कि उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। खातून यानी भद्र महिला, अर्थात सम्मानजनक महिला के लिए शब्द प्रयोग होता है खातून, कि उनको कहिएगा कि आज भी उनका वतन लाहौर है और मेरा वतन आज भी क्या है, दिल्ली है। तो आज भी वो अपने आप को भारतीय सॉरी, अपने आप को भारत का कहता है। और इस प्रकार से दोनों का वार्तालाप चलता रहता है। और सफिया फिर वहां से आगे रफ्ता रफ्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा वो उनका मानना है। फिर वो आगे चल देती है। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार, पाकिस्तानी पुलिस, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई, और इस प्रकार से वह आगे चल देती है। और ना जाने कब, कहती है कि जाने कब लाहौर निकल गया और अमृतसर आया। तो वो गाना है ना, मैं निकला गड्डी लेके, कब अमृतसर कब लाहौर आया। तो बिल्कुल काफी हद तक बातें ऐसी हैं। आज भी आप अटारी बॉर्डर पर जाएं कभी, तो वहां पर फ्लैग होस्टिंग और नहीं फ्लैग वो जो उतारने की जो सेरेमनी होती है ना, तो वहां देखने का एक अलग ही आनंद होता है। दोनों देशों के लोगों का एक अलग ही जोश होता है। इधर से भारत माता की जय, उधर से पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह अकबर करते हैं लोग। तो भले ही आज बॉर्डर हो गए हैं, लेकिन लेखिका कहती कि एक सी जमीन, एक सी जबान, एक सी सूरतें, लिबास यानी कपड़े, लब्बो लहजा यानी बोलने का अंदाज, यहाँ तक कि गालियां भी एक जैसी हैं। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे से प्यार भी कर रहे हैं। उसके बाद भी मुश्किलें यह है कि दोनों तरफ लोगों के हाथों में बंदूकें हैं, यानी सेना के जवान दोनों तरफ बॉर्डर पर लगे हुए हैं। और इस तरीके से आज जो है भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन लेखिका कहती है कि भारत और पाकिस्तान के रहने वाले लोग, उनके लहजे, बातचीत करने का अंदाज, उनके ओढ़ने पहनने, खाने पीने का तरीका, वो सब एक जैसा है। बस बंटवारे का जो दर्द है आज भी दोनों तरफ के लोग भुगत रहे हैं। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामान की जांच कर उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वो नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी और बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। तो वो उनको जाके सीधे कहते, देखिए मेरे पास नमक है, थोड़ा सा नमक। फिर उस हैंडबैग को खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए
अटकते झिझकते हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। यानी जो कहानी उसने पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर को कही थी, वही कहानी उसने भारतीय कस्टम ऑफिसर के सामने भी दोहरा दी और सब कुछ बता दिया। पूरी बात हुई, उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे देखा, फिर धीरे से बोला, इधर आ जाए, आइए जरा। और वो सफिया को एक तरफ ले चला, आगे आगे वह, पीछे पीछे सफिया। और एक जगह जाकर प्लेटफॉर्म के सिरे पर कमरा था, वे उसके अंदर घुसे और सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। हालांकि वो थोड़ा सा हिचकिचाई, क्योंकि कहीं न कहीं भाई गैर कानूनी काम एक तरीके से तो हो ही रहा, नमक ले जाना, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा डर है और इसलिए हिचकिचाती है। पर वो सज्जन कस्टम कस्टम ऑफिसर मुस्कुरा करके बोलते हैं, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकाल करके उन्होंने कुर्सी साफ की, देखिए खुद की रुमाल से कुर्सी साफ की, ये एक सम्मान की बात है। और झाड़ करके बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया, बाहर की तरफ झांक कर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले जमीन खिसकी, पैरों तले जमीन खिसकना यानी बहुत ज्यादा डर लगना। अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि दो चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। पुलिस वाला भी सोचा पता नहीं कौन है जिसके लिए चाय मंगा रहे हैं मुझसे। खैर, दराज खींची और दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली, किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा यानी पेज पन्ना, और बाईं ओर उस पर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को, यानी इनका नाम था सुनील दास गुप्त को, प्यार के साथ ढाका 1946। यानी 1946 में उन्हें यह गिफ्ट किया गया था किसी शमसुल इस्लाम की तरफ से, जो बांग्लादेश के थे। और नजरुल इस्लाम वहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक थे। और अ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के समकालीन लेखक थे वो, बहुत ही मशहूर कहानीकार, उपन्यासकार। तो उनके समय की बात है यह। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को उन्होंने शमसुल इस्लाम ने सुनील दासगुप्त को उपहार में दिया था। तो लेखिका कहती, तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? देखिए, बंटवारे से पहले बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल बोला जाता था, और जो आज हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल है, उस वो आज भी वेस्ट बंगाल ही है, लेकिन उसे ईस्ट बंगाल बोला जाता था। हालांकि वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अ, इंदिरा गांधी के प्रयासों से वो अलग हो गया और एक नए देश के रूप में जाना जा रहा है। तो इस प्रकार से 1946 में उनको ये दिया गया था। बंटवारे के समय ये बांग्लादेश से यानी ईस्ट बंगाल से कलकत्ता साइड में यानी वेस्ट बंगाल में आ गया, अर्थात भारत में आ गए। और बंटवारे के समय से अब वो यही है, डिवीजन हुआ तभी से आए थे। देखिए यहाँ पे लिखा डिवीजन हुआ, यानी बंटवारे के टाइम से। लेकिन कहते कि हमारा वतन ढाका है। लेकिन आज भी चूंकि वो ढाका में पैदा हुए होंगे, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, बड़े गर्व के बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा वतन ढाका है। नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और इस प्रकार से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि उनका वतन आज भी ढाका है, यानी आज भी उन्हें ढाका से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है। और वो बात करते करते वो कहते हैं कि नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए, लेकिन आज भी हम वतन आते जाते रहते हैं। और उन्होंने चाय की प्याली सफिया सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर कर बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है। डाब यानी पानी वाला नारियल, नारियल पानी होता है ना। तो कहता है कि डाब तो कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। क्योंकि वो नमक लेकर के आई थी, तो वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जिस जगह पर चीज उत्पन्न होती है, उस चीज का महत्व और उसमें जो क्वालिटी है, वो कहीं दूसरी जगह नॉर्मली नहीं मिलती है। और ये काफी हद तक सही है। और यही वजह है कि हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगहों की चीजों को
प्रयोग करते हैं। और ये वजह कि लाहौर का नमक वो मंगाती हैं, क्योंकि लाहौर के प्रति उनके मन में प्रेम है, सिख बीबी के मन में। जैसे सुनील दास गुप्त के मन में डाब के प्रति प्रेम है, और वो भी ढाका का, बांग्लादेश का। तो कहते हैं कि उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे, और सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। और इस प्रकार से सफिया बड़े ही आराम से और प्यार से और मोहब्बत से जता करके, दिखा करके, बता करके, जैसा उसने सोचा था, वह सिख बीबी के लिए वह तोहफा, वह नमक की पुड़िया लेकर के आई। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप, यानी पूरे सम्मान के साथ उनके लिए खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है। अब देखिए, ये बॉर्डर बन जाने की वजह से ये प्रश्न उठता है कि किसका वतन कहाँ है, क्योंकि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान में है वो कहता है कि उसका वतन दिल्ली है। दूसरा व्यक्ति जो भारत में है लेकिन कहता है कि उसका वतन ढाका है। और एक महिला जो भारत में रहती है, लखनऊ जैसे शहर में, वह कहती है उसका वतन लाहौर है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, लेखिका का मानना है कि यह कहना कि किसका वतन कौन सा है, ये बहुत ही मुश्किल की बात है। वजह साफ है, हम जन्म से अपने उस क्षेत्र को, अपनी मातृभूमि को याद करते हैं जहां पर हम पैदा होते हैं, और हमारे लिए जीवन भर वह भूमि अनुकरणीय होती है। हम उसको कभी भुला नहीं पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति दिल्ली को अपना वतन कहता है, और भारत में रहने वाला व्यक्ति बांग्लादेश को, और एक महिला जो है वो पाकिस्तान को अपना देश मानती है, पाकिस्तान के एक बड़े शहर लाहौर को। तो ये, क्योंकि जन्म स्थान जो है उनके लिए सदैव याद करने की जगह है, और उसके प्रति उनके मन में जो प्रेम है उसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आजकल देखिए, छोटी छोटी बातों में लोग कह देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां चले जाइए, ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन कोई अपने जन्म स्थान को कैसे छोड़ सकता है? वो अभिव्यक्त करता है अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने विचारों को। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसे कह दें कि आप यहाँ से चले जाइए। अब भारत के लोग कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, क्या वहां के लोग उनको कह दें कि आप चले जाइए? हालांकि छुटपुट घटनाएं वहां भी होती हैं। लोग कट्टरता, क्योंकि जो कट्टरता है ना, ये सबसे खराब चीज है। जब हम अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने भाषा के प्रति, अपनी जाति के प्रति जब हम कट्टर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि इससे बढ़िया कोई नहीं है, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। हम भले ही अपने देश को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वो सही है, उसे मानना सही है, लेकिन दूसरे देश को गलत मानना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हम भी दूसरे देशों में जा करके बसते हैं और रहते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी हम अपने ही देश को याद करते हैं। ऐसा कोई भारतीय जो जा करके अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बस जाता है, वो भारत को भूल जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं है। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताता है, जो कभी भारत नहीं आई होती हैं, उनको भी बताता है कि वो कहाँ जन्म हुआ था, वहाँ का क्या स्थिति थी, हम क्यों आए, कैसे आए, क्या करने आए। भले ही वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिल जाए, एक गरीब की झोपड़ी जो होती है ना, वो झोपड़ी से ही उसको प्यार होता है। आप उसे महल में ले जाएंगे, फिर भी उसकी झोपड़ी से अपने प्रेम रहता है उसको। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचने को मजबूर करती है यह कहानी। तो इस कहानी में इसी बात को बयां किया गया है कि हम चाहे जिस देश में चले जाएं, लेकिन जिस देश में हमारा जन्म होता है, हमारे लिए वही हमारी मातृभूमि होती है। जैसे हम पैदा होते हैं और जिस भाषा को बोलते हैं, वही भाषा हमारी मातृभाषा है। हिंदी नहीं है, जरूरी नहीं कि सबकी मातृभाषा हिंदी ही हो। हिंदी एक संपर्क भाषा हो सकती है, राजभाषा हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा किसकी क्या होगी आप फैसला नहीं कर सकते। वह जिस भाषा में जन्म लेता है, पैदा होने के बाद जिस भाषा को सुनता है और जिसमें वो बात विचार करना शुरू करता है, सीखता है, वही भाषा उसकी मातृभाषा होती है। कई बार भाषा के वजह से भी लोग बवाल मचाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं। तो इन ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न है, इन पर चर्चा करते हैं।
सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना किया? देखिए, सफिया के भाई नमक की पुड़िया ले जाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि नमक जो है दोनों देशों के बीच में व्यापार का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए वह गैर कानूनी है। तो जो भी वस्तु एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित होती है, उसे लाना या ले जाना गैर कानूनी कहा जाता है। यही वजह है कि वह मना करता है। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद है? अब देखिए, वो कहती है कि मैं कैसे ले जाऊं, क्या करूं कि इस नमक की पुड़िया को ले जाऊं। उसके मन में यह द्वंद है क्योंकि वह उन सिख बीबी को जिसमें वो अपनी माँ की शक्ल सूरत देखती है, वो उनके लिए किसी भी कीमत पर नमक की पुड़िया ले जाना चाहती है। और यही वजह है कि उसके मन में द्वंद चल रहा है कि इस नमक की पुड़िया को वो कैसे ले जाए। अंततोगत्वा फैसला करती है कि इस नमक को वह दिखा करके, बता करके, जता करके ले जाएगी। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? भाई, उनके प्रति सफिया के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा भाव था, एक सम्मान था कि वह मोहब्बत के लिए इन नमक की पुड़िया यानी नमक का जो तोहफा है, जो लाहौरी नमक है, वो ले जा रही हैं, और बगैर ये सोचे समझे कि इससे उनको जेल भी हो सकती है। तो उनके प्रति एक श्रद्धा है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में जिनके मन के अंदर मोहब्बत है सबके प्रति, उसके लिए सभी सम्मान करते हैं, इसलिए वो चुपचाप खड़े हैं। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, ये मेरा वतन ढाका है, जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ को? देखिए, ये उस सामाजिक यथार्थ को कि जो भारतीय और भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बंटवारे के समय देखने को मिला, कि जब लोग जहां पैदा हुए वहां से जैसे तैसे जान बचा करके दूसरे देश में आए। यहाँ से मुस्लिम गए, वहां से हिंदू आए, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बहुत सारे हिंदू रह गए और यहाँ बहुत सारे मुस्लिम रह गए। तो आज भी वह दर्द झलकता है कि जन्म कहीं और लिया, बस कहीं और गए, रह कहीं और रहे, लेकिन उनके मन में आज भी वही जगह मौजूद है जहां पर उन्होंने जन्म लिया। इसलिए मेरा दिल्ली मेरा वतन है, या ढाका या लाहौर अभी उनका वतन है, ये सारी बातें इसी बात को, इसी सामाजिक यथार्थ, यथार्थ यानी सत्य को उजागर करती, संकेत करती है। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं देखिए, वो साहसी है, ईमानदार है, मोहब्बत को मोहब्बत करने वाली महिला है, और बंटवारे के दर्द को समझती हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इसे हेडिंग बना करके आप उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिख सकते हैं। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन पर तट नहीं जाती। उचित तर्कोदार भाई, इसमें आप बता सकते हैं कि जो मानचित्र है वो कागज पर ही खींचा जा, जमीन पर तो खींचा नहीं जा सकता। तो मानचित्र कागज का नक्शा बना दिया कि ये भारत है, पाकिस्तान है, या ये देश है, वो देश है, करके हम कर तो सकते हैं, लेकिन जो हृदय में बट रही पुरानी पीढ़ी इतना नहीं बढ़ती, इतना नहीं वो ध्यान देती इन चीजों को, क्योंकि उसे दोनों बातें जो बंटवारे का दर ने सहा है। तो इसी हिसाब से आपको तर्क और उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। नमक की कहानी में भारत और पाक की जनता को भेदभाव के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? देखिए, भले ही एक दूसरे को हम कोसते हों, लेकिन जो लोग, जिनका परिवार कुछ यहाँ है कुछ वहाँ है, दोनों देशों में जो लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भेदभाव का आरोप जरूर लगा देते होंगे, भले ही कि हम वहां से आए तो हमारे साथ ऐसा हुआ। जाहिर सी बात है, दोनों ने तकलीफें झेली हैं, लेकिन उसके बाद भी मोहब्बत का यह पैगाम, यह नमकीन स्वाद घुला हुआ है, क्योंकि आज भी वहां के लोग यहाँ वहां के लोगों को प्रेम करते हैं, जिनका आपसी चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे खून का, ऐसे ही अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के संबंध के कारण। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा आज पूरा होता है, और इसी के साथ धन्यवाद। और आगे भी हम